Assalamualaikum. Dear students, today the topic of discussion is ischemic heart disease and MI. Okay? This is our topic of discussion. Basically, we are going through the CVS system. Ischemic heart disease. अच्छा. अब ischemia क्या होता है? As you all know कि it is decreased blood supply. ठीक है? हार्ट की ब्लड सप्लाई कहां से आती है? फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है, जो बाहर से इसके अंदर एंटर हो रही होती है फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, बाहर वाली वॉल जो हार्ट की, आपको तीनों वॉल्स का पता होगा. ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम. ठीक है, तो ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज एपिकार्डियम से अंदर एंटर हो रही होती है और कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. और वैसे तो हार्ट का काम आपको पता है कि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसको खुद जो ब्लड मिलता है दैट इज फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज. अगर किसी वजह से कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हार्ट का इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, यानी हार्ट का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, मैं मेडिकल टर्म्स में कैसे होगा कि अगर कोरोनरी आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, उसकी ओक्लूजन होना शुरू होगी, तो उससे क्या होगा? इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा. ब्लड नहीं पहुंचेगा टू द हार्ट. जब ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट को तो उससे क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी. हार्ट की जो एलिमेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब अगर इस्कीमिया कम होगा तो पहले क्या होगा? पहले पेशेंट को एंजाइना होगा, यानी पेन होगी, जो कि हाफ आवर से पहले रिलीव हो जाएगी, रेस्ट करने से रिलीव हो जाएगी, या नाइट्रोग्लिसरीन यानी वेजोडाइलेटर वो उठाने से रिलीव हो जाएगी. ठीक है, अभी ऑब्स्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, अभी थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से एंजाइना शुरू हो जाएगा. अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर MI हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्या है? आपने सुना होगा, मैं अभी आपको क्लिनिकल बता रहा हूँ, आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को. ठीक है, वो हार्ट अटैक क्या होता है? यानी दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. हार्ट अटैक, जिसको वेट टर्म बोलते हैं, हार्ट अटैक. अच्छा, वो क्या होता है? इन्फार्क्शन क्या है? इन्फार्क्शन इज एक्चुअली इस्कीमिया. यानी अगर अब ज्यादा इस्कीमिया हो जाए, ज्यादा मसल डैमेज हो जाए, तो हार्ट अपना फंक्शन करना छोड़ देगा. हार्ट का वो एरिया फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया. वो फीचर्स आते हैं, वो फीचर आपको पता है क्या होते हैं? कि पेन होती है जो कि रिलीव नहीं होती, 30 मिनट से ऊपर भी वो रिलीव नहीं होती, 30 मिनट से भी ज्यादा हो जाते हैं, रिलीव नहीं होती. ठीक है, इवन वेजोडिलेटर ले लें, रेस्ट कर लें, वो रिलीव नहीं होती जब तक कि उसकी मेडिकेशन ना हो, तब तक वो रिलीव नहीं होती. तो दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया. अच्छा, अगर यही इस्कीमिया बढ़ता जाए तो फिर क्या होगा? एट द एंड इट विल लीड टू कार्डियक फेलियर. अब जो हार्ट है वो पंप करना छोड़ देगा. ठीक है, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ. तो ये इस्कीमिया की मैंने आपको बताया कि इस्कीमिया से होगा क्या. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. सबसे पहले हमने कहा कि हार्ट को ब्लड कहां से आएगा? फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है, जो बाहर से आती है, एपिकार्डियम से एंटर होती है. अच्छा, अगर किसी वजह से इन आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू होगी किसी वजह से, ठीक है, वो अब बाद की बात है, हम देखते क्यों होती है. किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू होगी तो क्या होगा? ब्लड आगे जाना कम होता जाएगा. जो जो ब्लड कम होता जाएगा, सबसे पहले क्या होगा? एंजाइना होगा. अभी ब्लड पूरा क्लोज, पूरा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, तो उससे क्या होगा? एंजाइना होगा, यानी पेशेंट को पेन होना शुरू होगी. अच्छा, अगर इस्कीमिया बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? इन्फार्क्शन हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा एरिया डेड हो गया है, ज्यादा एरिया डेड हो गया है. अब पेन रिलीव भी नहीं होगी अब. ठीक है, अगर और ज्यादा बढ़ता जाएगा काम, तो फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा. और अगर काम फिर भी ना रुका, यहाँ पे इस्कीमिया मजीद होता गया, तो दैट दैट देन दिस विल रिजल्ट इन सडन कार्डियक डेथ. दैट दिस विल रिजल्ट इन डेथ. ठीक है, तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई.
अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज, व्हाट इज दिस, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इट इज बेसिकली इस्कीमिया ऑफ द हार्ट। सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें कई रिलेटेड सिंड्रोम्स होते हैं एंड ऑल दी सिंड्रोम्स आर काज्ड बाय मायोकार्डियल इस्कीमिया। पहले मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो सिंड्रोम्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसमें जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज में 4 चीजें होती हैं। एक एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा एमआई, तीसरा हार्ट फेलियर एंड चौथा सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, पहले एंजाइना होगा, देन एक्यूट एमआई, और अगर क्रोनिक हो गया कंडीशन, यही क्रोनिक होगी तो हार्ट फेलियर, और अगर फिर भी काम ना हुआ तो कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ। ये 4 सिंड्रोम्स दे आर एसोसिएटेड with ischemic heart disease। ठीक है, ischemic heart disease is related to these 4 symptoms। मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। एंजाइना, एंजाइना क्या है, मैंने आपको बताया कि एंजाइना क्या होता है। इट इज पैरोक्सिस्मल अटैक, इट इज पैरोक्सिस्मल अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेन होती है पेशेंट को, और ये पेन जो है वो हाफ आवर से पहले रिलीव हो जाती है। अब इस पेन की नेचर क्या होती है, ये पेन स्क्वीजिंग पेन होती है, यानी पेशेंट को प्रेशर फील होता है अपने इस स्टर्नल रीजन के ऊपर या चेस्ट के ऊपर, उसको प्रेशर फील होता है, जैसे दबाव है बहुत ज्यादा, और साथ में उसे, इसके साथ साथ उसे जा में या पेन रेडिएट हो, पेन की रेडिएशन मिलती है, यानी पेन रेडिएट हो रही होगी टू द जा या टू द लेफ्ट आर्म या टू द बैक। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन एंजाइना में क्या होता है कि ये जो पेन है ये रेस्ट करने से रिलीव हो जाती है, 30 मिनट से पहले रिलीव हो जाती है, वेजोडाइलेटर, नाइट्रोग्लिसरीन टाइप ये लेने से रिलीव हो जाती है। अच्छा, अब एमआई में क्या होता है, एमआई में पेन की नेचर वही होती है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, जो एंजाइना में वही नेचर है पेन की, लेकिन ये पेन रिलीव नहीं होती जब तक कि आप ट्रीटमेंट ना लें। चाहे आप रेस्ट कर लें, चाहे हाफ आवर से ऊपर चला जाए, तो ये पेन रिलीव नहीं होती until you take the treatment। Now coming to the risk factors। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स, सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो है, अब एक तो एज है, ओल्ड एज, दूसरा कोई फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, तीसरा जेंडर, मेल, मेल में ये ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। फीमेल में क्यों कम होता है, अच्छा, फीमेल में भी जब तक मीनोपॉज नहीं है, ठीक है, तब तक, यानी रिप्रोडक्टिव एज के दौरान फीमेल में इस्कीमिक हार्ट डिजीज कम होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन इज अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब चूंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, इसलिए फीमेल बिकम मोर सुसेप्टेबल टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज आफ्टर मेनोपॉज, लेकिन पहले नहीं। ठीक है, अब मैंने बात की, एक कहा एज, दूसरा कहा जेंडर, यानी मेल में ज्यादा होगा, फिर फैमिली हिस्ट्री जिसमें ज्यादा है, उसके बाद आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज्यादा होना, एक्सरसाइज ना करना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज होनी, और स्मोकिंग करना, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, अगेन क्या है, एक ओल्ड एज, दूसरा मेल जेंडर, तीसरा फैमिली हिस्ट्री, फिर एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेना जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर हाई हो, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे फैक्टर हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब इन फैक्टर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर वही हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस में होते हैं, अगर आपको याद हो, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये सारे वही रिस्क फैक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्कीमिया इन द हार्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हार्ट के इस्कीमिया की मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है विद इन द कोरोनरी आर्टरीज। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगी विद इन द कोरोनरी आर्टरीज, दिस विल लीड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो वही रिस्क फैक्टर्स हैं
इस्कीमिक हार्ट डिजीज के जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले हैं, यानी इसको हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी एज है, जेंडर है, उसकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसकी रेस, एथनिसिटी, ये वो फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। और मॉडिफिएबल फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे डायबिटीज, hypertension, smoking, physically inactive patients, obese and having high blood cholesterol level, ये सारे वो हैं जो हम सब जिन पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कॉजेज मैंने जैसे बताया कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्कीमिया विद इन द हार्ट दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कोरोनरी आर्टरीज में डेवलप होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरीज का उसकी इन्फ्लेमेशन यानी वेस्कुलाइटिस, उसका वेजोस्पैज्म यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन कोरोनरी आर्टरीज की, या किसी वजह से वहां पे कोई एम्बुलाई या थ्रोम्बाई वो बन गया है, ठीक है, या वहां पे डिसेक्शन हो रही है यानी कि ब्लड अंदर, खैर। सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ ischemic heart disease. Most common is atherosclerosis and others are vasculitis, vasospasm, thromboembolism, thromboembolism और dissection of blood into the wall of a coronary artery. ये सारे उसके causes हैं, but the most common is atherosclerosis. Clinically patient कैसे present करेगा, सबसे common जो symptom है that is pain at the chest, ठीक है। और ये पेन की नेचर क्या होगी मैं पहले आपको बता चुका हूं, ऐसे जैसे स्क्वीजिंग पेन है, जैसे कोई दबाव है, घुटन का एहसास हो रहा पेशेंट को, और ये पेन रेडिएट करेगी टू द लेफ्ट आर्म, रेडिएट कर सकती है टू द जॉ, टू द बैक। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, उसे कोल्ड स्वेट होगा, स्वेटिंग होगी कोल्ड, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है साथ में, और ये पेन बर्निंग टाइप भी हो सकती है, आप इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं विद द एपिजेस्टिक बर्निंग, ठीक है, जो अल्सर में होती है, ठीक है, उसके साथ भी आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर कि इसके जो बाकी चीजें क्या है एसोसिएटेड इसमें, बाकी साइन सिम्टम्स वो आपने याद रखना है। नाउ कमिंग टू द पैथोजेनेसिस, कैसे ये होता है, इसकी डेवलपमेंट इस्कीमिया होने की वही है जो एथेरोस्क्लेरोसिस में आपने पढ़ी है, कि कैसे ये होगा, ठीक है। अब आपको उसमें याद होगा कि सबसे पहले क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, वही इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है, एथेरोमा फॉर्मेशन होती है या एथेरोमेटस प्लैक बनता है। कैसे बनता है, बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेने से वो जो कोलेस्ट्रोल है, वो जो लिपिड्स हैं, वो वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पे, एंडोकार्डियम, ठीक है, उसके ऊपर स्टोर हो जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं। जब वो लेयर रिमूव होगी एंडोकार्डियम से, तो सब एंडोकार्डियल कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। जब वो कोलेजन एक्सपोज होगा तो फिर क्या होगा, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा। ये फैक्टर्स क्या करेंगे, कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, प्लेटलेट्स को बुला लेंगे, जब प्लेटलेट्स वहां पे आएंगे, एग्रीगेट होंगे, तो वो मजीद फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP, सेरोटोनिन वगैरह, वो फर्दर क्लॉट बनाते जाएंगे वहां पे, ठीक है, यानी थ्रोम्बस बनता जाएगा, और थ्रोम्बस आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया को ओक्लूड करता जाएगा, उस एरिया को बंद करता जाएगा, वो वेसल का ल्यूमन जो है वो बंद होता जाएगा, और विद इन मिनट्स the thrombus will evolve into will cause complete occlusion of coronary artery lumen, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म, ये वही मैकेनिज्म है जो एथेरोस्क्लेरोसिस में आपने पढ़ा, बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया ऐसे ही होना है, ठीक है। अच्छा, अब है इंपॉर्टेंट है इसके कि ये इन्फार्क्शन के जो इस्कीमिया है, यानी इन्फार्क्शन यानी जो इस्कीमिया है, इसके सर्टन पैटर्न्स हैं, इसके सर्टन पैटर्न्स हैं। वो पैटर्न्स क्या हैं, पहले आप देख लें ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, फिर हम बात करते हैं इन्फार्क्शन की, ये वो पैटर्न क्या है। हार्ट की ब्लड सप्लाई में 3 वेसल्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और दूसरी
राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये क्या करती है, ये एपेक्स को सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इसको सप्लाई करती है, और 2/3 ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको सप्लाई करती है। यानी आप देख लें कि जो फ्रंट है लेफ्ट वेंट्रिकल का, इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, और जो इसकी लेफ्ट साइड है दैट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल की लेफ्ट साइड। अच्छा, अब जो बाकी एरिया बच गया है, यानी राइट वेंट्रिकल की सारी वॉल, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, उसको राइट कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई करना। लेफ्ट साइड पे जो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसने लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर साइड को सप्लाई करना है, सर्कमफ्लेक्स ने लेटरल साइड को सप्लाई करना है, और बाकी जो सारा एरिया है उसको राइट ने सप्लाई करना है, राइट वेंट्रिकल को भी और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल उसको भी। जो सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से सबसे ज्यादा जिस आर्टरी की ओक्लूजन होती है, जिस कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन होती है, वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। 50% जो इस्कीमिया है वो इस एरिया में होता है। 50% ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, जस्ट 20% फ्रॉम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन, और 40% फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी। यानी इससे 50%, इससे ऑलमोस्ट 20%, इससे 30 to 40% राइट कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, अब जब ये मैंने आपको पहले बताया कि कोरोनरी आर्टरीज एपिकार्डियम से एंटर होती हैं, ठीक है, तो जो एरिया इसके क्लोज है, आर्टरी के क्लोज है, वहां इस्कीमिया बाद में होता है। जो फार फ्लेज एरिया होता है, जहां ब्लड आहिस्ता आहिस्ता या लेट पहुंचता है, सबसे पहले इस्कीमिया वहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले इंफाक्शन वहां से स्टार्ट होती है। जो क्लोजेस्ट एरिया है वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो भी रही है तब भी थोड़ा थोड़ा ब्लड पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूर वाला एरिया है वहां नहीं पहुंचेगा, इसलिए इंफाक्शन सबसे पहले दूर वाले यानी कि एंडोकार्डियम यानी सब एंडोकार्डियल रीजन से इंफाक्शन स्टार्ट होती है सबसे पहले, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इंफाक्शन है वो सब एंडोकार्डियल रीजन में होगी, और बाद में ये पूरी मसल लेयर को इन्वॉल्व कर लेगी, जिसे हम ट्रांसम्यूरल कहते हैं। और एक और पैटर्न होता है इंफाक्शन का, उसमें जस्ट फोटाए होते हैं, थोड़े बहुत माइक्रो फोटाए होते हैं, माइक्रो इंफाक्शन होती है, ठीक है। तो जो मेन पैटर्न है वो दो ही है, या सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन होगी या ट्रांसम्यूरल इंफाक्शन होगी। अच्छा, जो ट्रांसम्यूरल इंफाक्शन है इसको STEMI भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसम्यूरल इंफाक्शन में ECG के अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन मिलती है, तो इसे हम ST एलिवेटेड MI भी बोलते हैं ट्रांसम्यूरल को, ठीक है। और सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन को नॉन ST कहते हैं क्योंकि इसमें ST एलिवेशन नहीं मिलती। कॉजेज मैंने बता दी। सो जब इस्कीमिया होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एटीपी का लॉस होगा, आपको पता है, ठीक है। एटीपी का लॉस होने से क्या होगा, हार्ट का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। जब एटीपी का लॉस होगा विद इन सेकेंड्स, तो हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे। मॉर्फोलॉजिकली कैसे प्रेजेंट होगा ये केस, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज में मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस क्या आएंगी, विद इन हाफ आवर कोई ग्रॉस चेंज नजर नहीं आएगी, ना ही कोई लाइट माइक्रोस्कोपी पे कोई चेंज नजर आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे चेंजेस होती हैं। ये अब आपने देखनी है, डिटेल में मैं नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब हाफ आवर तक ना तो कोई ग्रॉस चेंज है ना कोई लाइट माइक्रोस्कोपी में चेंज है, सिर्फ ये है कि मायोफिब्रिल्स की रिलैक्सेशन हो रही है, ग्लाइकोजन लॉस हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंज है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे या ग्रॉसली कोई चेंज नजर नहीं आएगी हाफ आवर तक। हाफ आवर के बाद क्या होगा, फाइबर्स जो कार्डियक मायोसाइट के अंदर जो कार्डियक मसल के फाइबर्स हैं वो वेवी होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हाफ 4 आवर्स के बाद क्या होगा, 4 आवर्स के बाद जो पूरा जो हार्ट का वो एरिया जहां पे इंफेक्शन हुई है वो उस एरिया की डार्कनिंग होना शुरू होगी। हाफ आवर के 4 आवर्स के बाद डार्क होना शुरू होगा, लेकिन ये डार्कनिंग भी कुछ एरियाज में नजर आएगी, फिर वो डार्कनिंग फैलती जाएगी। आफ्टर 12 आवर्स वो पूरा एरिया डार्क हो जाएगा, ठीक है।
आफ्टर 12 आवर्स वो पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उस डार्क एरिया के अंदर येलो इन्फार्ट सेंटर अपीयर होगा। येलो इन्फार्ट, पहले डार्कनिंग होगी, फिर येलो इन्फार्ट एरिया अपीयर होगा विद इन 1 to 3 days। फिर क्या होगा, इस इन्फार्ट एरिया का जो बॉर्डर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू होता है, वो रेड हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो ही जो रेड एरिया है यानी जो जो हाइपरमिड बॉर्डर है वो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है, उसमें डिप्रेशन होगी। फिर क्या होगा, फिर वो रेड एरिया दैट विल कन्वर्ट इनटू रेड ग्रे। पहले वो रेड था, अब वो ग्रेइश होना शुरू होगा, विद इन 10 to 14 days वो ग्रेइश होना शुरू हो जाएगा, और जो सेंटर में जो इन्फार्ट एरिया है वो फैलता जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये जो रेड ग्रे है ये प्योरली ग्रे हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्कार बन गया है, टोटल स्कार बन गया है विद इन 2 to 8 weeks, टोटल स्कार बन गया। और वो टोटल स्कार फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इन्फार्ट एरिया को कवर कर लेता है, यानी वो जो येलो एरिया सेंटर में वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, और पूरे का पूरा एरिया इन्फार्ट, पूरे का पूरा एरिया स्कार बन जाएगा, ठीक है। पहले डार्कनिंग होगी, फिर सेंटर में येलो इन्फार्ट अपीयर होगा, फिर उस इन्फार्ट के बॉर्डर्स जो है वो रेड हो जाएंगे। रेड होने के बाद क्या होगा कि वो बॉर्डर्स जो हैं जो रेड हुए हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर वो रेड से रेड ग्रे हो जाएंगे, और फिर वो ग्रे हो जाएंगे, कंप्लीटली ग्रे बॉर्डर्स। और क्यों, क्योंकि ये स्कार बनता जा रहा है। अच्छा, ग्रे हो जाएंगे, अब ये स्कार फैल के पूरे पूरे उस रीजन को इन्वॉल्व कर लेगा, और कंप्लीट स्कार हो जाएगा आफ्टर 2 months। अगर हम माइक्रोस्कोपी पे देखें, लाइट माइक्रोस्कोपी, तब क्या होगा, बेसिकली इट इज अ इस्कीमिया। इस्कीमिया में क्या होता है, नेक्रोसिस होती है। तो हमें क्या मिलेगा लाइट माइक्रोस्कोपी पे, हमें नेक्रोसिस मिलेगी। जो ही डार्क मोटलिंग स्टार्ट होगी, हमें नेक्रोसिस मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्रोसिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। वो नेक्रोसिस क्या करेगी, न्यूक्लियाई और स्ट्राइएशन वगैरह जो भी कार्डिक मसल जो है उसको खाना शुरू हो जाएगी। नेक्रोसिस की वजह से वो सारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने की वजह से बॉर्डर्स जो हैं वो रेड नजर आएंगे, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने की वजह से। ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़ता जाएगा, फिर वहां पे क्या होगा, कोलेजन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। जब कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू होगा तो क्या होगा, उधर से एरिया ग्रेइश होना शुरू हो जाएगा, क्रॉसली वो एरिया हमें ग्रे नजर आना शुरू होता है। फिर जब कंप्लीट कोलेजन हो जाता है तो वो कंप्लीटली ग्रे एरिया बना देता है, ठीक है, क्योंकि ये स्कार है, बेसिकली ये स्कार बन रहा है, ये स्कार ग्रे एरिया बनाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल एरिया जो है डेंस कोलेजिनस स्कार बनाता है। Now this is the area of infarction. Now this is the infarcted area. ये आप देख रहे हैं, ये इन्फार्ट वाला एरिया है। ये हमने क्या किया है, we have applied ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया है। ये क्या करता है, ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, ये क्या करता है, ये जो नॉर्मल एरिया है उसको ब्रिक रेड अपीयरेंस दे देता है, और जो एबनॉर्मल एरिया यानी जो इन्फार्ट एरिया है वो ये कलर नहीं ले पाता, ठीक है, और वो स्टेन आउट हो जाता है कि दिस इज द इन्फार्ट एरिया। अब ये माइक्रोस्कोपी भी आप देख रहे हैं, शुरू में क्या हुआ है कि ये नॉर्मल एरिया, ये एबनॉर्मल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइबर्स जो हैं वो वेवी हो गए हैं, ठीक है, नेक्रोसिस स्टार्ट हुई है, फाइबर्स वेवी हो गए हैं, न्यूक्लियाई छोटे होना शुरू हुए हैं, और ये देखिए आप थोड़ी देर बाद यानी 1 to 3 days में ये सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई डिसअपियर हो गए, यानी मसल के जो मसल हैं वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं जो इसे खा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि सारा मसल लेयर कंप्लीटली तबाह हो गया है, मसल नजर ही नहीं आ रहा, न्यूट्रोफिल्स हैं, और अडीमा है यहाँ पे, ठीक है, ये अडीमा है। आगे देखें, अब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर हो गया है। इस ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से जो यानी बहुत ज्यादा ये कैपिलरीज हैं बहुत ज्यादा नजर आ रही, इनकी वजह से क्या होगा, बॉर्डर्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रॉसली आपको हाइपरिमिड बॉर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उसके बाद कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू होगी तो वो जो रेड एरिया है वो ग्रे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोलेजन क्या कर रही है, फाइब्रोसिस कर रही है, यानी कि स्कार बनाती है, ठीक है, स्कार बेसिकली कोलेजन है, ठीक है। तो जैसे जैसे कोलेजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो पहले बॉर्डर हाइपरिमिड हुआ था वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा। So this is how you can remember the
ग्रॉस फाइंडिंग्स एंड लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा पूछा जाता है। अब नाउ हाउ वी विल डायग्नोज द केस, वी विल डायग्नोज द केस विद ईसीजी। ईसीजी में क्या है, ईसीजी में हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी, और क्या मिलेगा हमें, हाइपर एक्यूट टी वेव मिलेगी, और क्या मिलेगा हमें, एबनॉर्मल क्यू वेव मिलेगी। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है ईसीजी पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईसीजी पे हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी और हाइपर एक्यूट टी वेव मिलेगी और पैथोलॉजिकली क्यू वेव मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, हम कार्डिक एंजाइम्स करवाएंगे। अब ये एंजाइम्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी मल्टीपल एंजाइम्स हैं जो हम करवा सकते हैं। यूजुअली क्या करवाते हैं, CKMB करवाते हैं और ट्रॉप्स करवाते हैं, बट द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इज ट्रॉप्स, ठीक है, ट्रॉप। अच्छा, अब ये ट्रॉप भी दो तरह के होते हैं, ट्रोपोनिन दो तरह के होते हैं, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I, बट दी इनमें से भी जो मोस्ट सेंसिटिव है दैट इज ट्रॉप I। ट्रॉप I इज मोस्ट सेंसिटिव। अब ये तीन आपने एंजाइम्स याद रखने हैं, CKMB, ट्रॉप T एंड ट्रॉप I। CKMB इसका यूज क्या है, ये कैसे हमें हेल्पफुल है। CKMB सबसे अर्ली रेज होता है बॉडी के अंदर, सबसे अर्ली रेज होता है, लेकिन मसला ये है कि ये अर्ली सबसे पहले ये डिसअपियर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक पेशेंट आपके पास इस्कीमिया के पेशेंट आया है, वो 3-4 दिन की हिस्ट्री दे रहा है, तो CKMB विल नॉट बी यूजफुल। अगर तो वो फौरन आ गया पेन के साथ ही, तो फिर CKMB विल बी यूजफुल। अगर पेशेंट लेट आया है तब हम क्या करेंगे, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर ट्रॉप्स, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I करवाएंगे। ट्रोपोनिन I जैसे मैंने पहले बताया, इट इज मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब आपने याद रखना है आगे कि ये किस किस टाइम पे रेज होंगे। जैसे ये दोनों जो हैं CKMB और ट्रोप I, ये विद इन 3 आवर्स, सॉरी CKMB विद इन 3 आवर्स रेज हो जाता है, लेकिन ट्रॉप T एंड ट्रोप I विद इन 6 आवर्स रेज होते हैं। CKMB का पीक ही 24 आवर में आ जाता है और ये 2 to 3 डेज बाद डिसअपियर हो जाता है, जबकि जो ट्रॉप्स हैं उनका पीक 24 to 48 आवर्स में आता है, लेकिन वो जल्दी डिसअपियर नहीं होते, जल्दी डिसअपियर नहीं होते। ट्रॉप T सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर 14 डेज तक ट्रॉप T रहता है, जबकि ट्रॉप I 10 डेज तक रहता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इज ट्रॉप I। अब complications related to ischemic heart disease, these are एरिथमियाज। जब इस्कीमिया होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, एक पार्ट जिसकी इन्फार्क्शन हुई है, हार्ट का एक रीजन जिसकी इन्फार्क्शन हुई है, वो रीजन डेड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बाकी रीजन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिदम प्रोड्यूस कर रहा है, वो रीजन रिदम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, एरिथमिया हो जाएगा, रिदम सारा खराब हो जाएगा। सो एरिथमिया, एरिथमियाज आते हैं कम्युनिकेशन में, एरिथमियाज हैं जब ब्लड आगे जा नहीं रहा, हार्ट डेड है, काम नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा आगे ब्लड को, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल यानी ब्लड प्रेशर का लेवल लो हो जाएगा, तो बॉडी इट विल लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। उसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियम का रप्चर, एनोरिज्म फॉर्मेशन, हार्ट फेलियर और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है इस्कीमिक हार्ट डिजीज। सो हमने किया इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है, मैंने आपको पहले बताया, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज द इस्कीमिया ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट मसल की नेक्रोसिस होती। अच्छा, इस्कीमिया कैसे होता है, ठीक है, ये होता है ड्यू टू किसी वजह से ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए हार्ट, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। ब्लड सप्लाई हार्ट की क्या है, दैट इज कोरोनरी, दैट इज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, ब्लड जब आगे नहीं जाएगा तो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी इस्कीमिया हो जाएगा। तो दिस इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अगर कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन थोड़ी है तो फिर थोड़ा ब्लड रुकेगा और थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगा, एंजाइना, उसे अब पेन शुरू हो जाएगी। अगर कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन ज्यादा हो गई है तो फिर ज्यादा ब्लड आगे नहीं जा सके, थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा आगे नहीं जा सके, इससे क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इस्कीमिया है तो दिस विल लीड टू हार्ट फेलियर, अल्टीमेटली इट विल लीड टू हार्ट फेलियर।
और अगर फिर भी ये रिलीव नहीं हुआ इशू तो देन पेशेंट विल डाई। तो ये 4 जो सिंड्रोम्स हैं ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज में होते हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल हैं। जो मॉडिफिएबल हैं वो हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग वगैरह, इन पर कंट्रोल करना। और जो अनकंट्रोलेबल हैं वो क्या है, एक तो ओल्ड एज का होना, मेल जेंडर का होना, और जेनेटिकली प्रोन होना, कोई फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज की, या कोई खास रेस या एथनिसिटी। मैंने आपको पहले बताया दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज एथेरोस्क्लेरोसिस। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। पेन होती है जो कि कैसे स्क्वीजिंग या टाइट करने वाली पेन होती है, और उसके साथ कोल्ड स्वेट हो सकता है। उसके साथ क्या हो सकता है, ये पेन रेडिएट हो सकती है, नाजिया वोमिटिंग हो सकती है साथ में। पैथोजेनेसिस वही है जो एथेरोस्क्लेरोसिस की है, कि पहले क्या होगा, पहले प्लॉट बनेगा, फिर वो प्लॉट डिस्प्लेस होगा और नीचे सब एंडोकार्डियम एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज होने से फिर क्या होगा, वहां पे प्लेटलेट्स आएंगे, कोगुलेशन फैक्टर्स आएंगे, वो आगे थ्रोम्बस बनाने शुरू कर देंगे। थ्रोम्बस क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ल्यूमन को ऑक्लूड करता जाएगा। थ्रोम्बस क्या करेगा, ल्यूमन को ऑक्लूड करता जाएगा। जब ल्यूमन ऑक्लूड होता जाएगा, इस्कीमिया होता जाएगा और आगे ब्लड नहीं पहुंचेगा, लिहाजा कार्डियक मसल की डेथ हो जाएगी, कार्डियक मसल की नेक्रोसिस हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि जो इन्फार्क्शन के पैटर्न हैं वो 2 तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है, या तो सब एंडोकार्डियल होते हैं या ट्रांसम्यूरल होते हैं। सबसे पहले सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब एंडोकार्डियल रीजन ये दूर होता है फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी, लिहाजा सबसे पहले इस्कीमिया की सूरत में इसकी डेथ होगी, फिर ये डेथ फैलती फैलती पूरे मसल लेयर को इन्वॉल्व कर रही। ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया कि ये 2 पैटर्न्स हैं इन्फार्क्ट के। फिर आपको मार्फोलॉजी बताई कि मार्फोलॉजी आपने कैसे याद रखनी है। शुरू में पहले क्या होता है, डार्क एरिया अपीयर होता है, फिर उस डार्क एरिया के सेंटर में येलो इन्फार्क्ट एरिया अपीयर होता है, फिर बॉर्डर्स रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है, इसलिए बॉर्डर रेड हो जाते हैं। फिर वो बॉर्डर ऐसे ऐसे ग्रे होते हैं क्योंकि फाइब्रोसिस होती है, कोलेजन डिपॉजिट हो रही होती है। ठीक है, उसके उससे क्या होता है, वो जो रेड एरिया है वो ग्रे होना शुरू होता है, फिर वो यानी कि स्कार बनना शुरू होता है, और फिर वो स्कार आहिस्ता आहिस्ता पूरे रीजन को इन्वॉल्व कर लेता है। फिर आपको बताया कि डायग्नोज करना है बाय ईसीजी एंड विद कार्डियक एंजाइम्स। ईसीजी में एसटी एलिवेशन, हाइपर एक्यूट टी वेव एंड पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और फिर कार्डियक एंजाइम में आपको बताया कि 3 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीकेएमबी, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई। मोस्ट स्पेसिफिक इज ट्रॉप आई। अच्छा, सीकेएमबी का फायदा तब होगा जब अर्ली आपके पास पेशेंट आएगा, क्योंकि ये अर्ली अपीयर होता है और अर्ली डिसअपीयर हो जाता है। दूसरे जो ट्रॉप हैं वो लेट अपीयर होते हैं लेकिन लेट ही डिसअपीयर होते हैं। 5 to 10 डेज में ट्रॉप आई होता है और 5 to 14 डेज में ट्रॉप टी होता है। तो अगर 2 हफ्ते के बाद कोई पेशेंट आ रहा है तब आपने ट्रॉप टी करवाना है, ट्रॉप आई उसमें नहीं करवाना। बाकी मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, एरिथमिया, शॉक, pericarditis, rupture of the myocardium, aneurysm, and thromboembolism formation. Thank you very much. Hello. मैं लेक्चर में अभी आ रहा हूँ।